तो इसमें आपको कंबाइंड वैल्यू जो है वो इन 2 पॉइंट्स पे ज़्यादा मिल रही है। अदर देन दैट आपको कंबाइंड वैल्यू डिक्लाइन ही मिलती है। सो अगर हम उसके डिसीजंस को देखें तो इसका मतलब है कि वो मीडियम को तो जो है बिल्कुल ऑप्ट करने के हक में नहीं है। ज़रा हाई को और लो को, हाई की कैटेगरी को भी टोटली उसने अबॉलिश कर दिया। प्राइवेट ऊपर भी बात है, उसमें आपके पास ये सिचुएशंस बनती हैं हाई और लो के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये आपका पॉइंट बी जो है रेलेवेंट है, आपका पॉइंट सी रेलेवेंट है, एच रेलेवेंट है या आई रेलेवेंट। तो ये आपकी डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज जो थी उनको आपने एलिमिनेट कर लिया, तो ये आपके पास रिड्यूस पे ऑफ ट्रेबल आ गया। तो इसमें आपके पास जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ हैं कासल के एस्पेक्ट में, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको रियलाइज हो रही है और कासल की लोएस्ट वैल्यू भी, सॉरी, तो कासल बेसिकली ब्लैक है ना, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी उसी की रियलाइज हो रही है। और अगर आप हाई में लोएस्ट देखना चाहें तो वो भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको पी की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज हो रही है और ये आपकी लोएस्ट वैल्यू जो है वो पी की एग्जिस्ट कर रही है। सो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन उसने चूज़ किया है वो ये है और ये आपका यूनिक सोल्यूशन बनता है। So for all the firms in the oligopoly to be predicted correctly each other's decisions, ठीक है, all firms must be choosing individually best actions given the predicted actions of their rivals. So rivals के जो predicted actions हैं, ठीक है, उन 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 उनमें से जो है वो बेस्ट जो है वो अपने लिए चूज कर रहा है, विच दे कैन देन बिलीव आर करेक्टली प्रिडिक्टेड। और फिर वो सोच सकते हैं कि अच्छा ये हमने सही प्रिडिक्ट किया। तो अगर उनकी प्रोडिक्शन गलत हो जाए तो ऑब्वियसली जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो तो अचीव नहीं हो पाएंगे। सो स्ट्रेटेजिकली एस्ट्यूट मैनेजर्स लुक फॉर म्यूचुअली बेस्ट डिसीजन। सो सबसे अच्छी बात यह है कि आप उनके साथ मिल बैठें और फिर म्यूचुअली जो बेस्ट डिसीजन हैं वो आप अडॉप्ट कर लें। फिर एक कॉन्सेप्ट है नैश इक्विलिब्रियम का। इट इज़ क्रिएटेड बाय utilizing set of actions or decisions for which all managers are choosing their best actions given the actions they expect their rivals to choose। ठीक, तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन करते हुए वो अपना बेस्ट एक्शन जो है वो चूज करते हैं। तो उसकी वजह से एक जो बैलेंस या इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है उसे हम नैश इक्विलिब्रियम। अब इसी से स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो किसी हद तक अचीव होती है। नो सिंगल फर्म कैन यूनिलैटरली मेक अ डिफरेंट डिसीजन एंड डू बेटर। और वो कैसे होता है, ऑब्वियसली आपको फिर आपस में बैठ के डिसाइड करना है कि आपका जो आपके जो यूनिलैटरल डिसीजंस हैं उनसे बाकी फर्म्स को क्या करना है। अब अगर हम सुपर बॉल एडवर्टीजमेंट में यूनिक ऐश एग्रीमेंट की एग्जांपल को देखें तो इसमें बेसिकली पेप्सी और कोक का जो है वो देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। सो पे ऑफ्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सेमी एनुअल प्रॉफिट अगर हम बात करें तो ये सुपर बॉल जो अमेरिकन बेसबॉल है उसके एस्पेक्ट में आप देखिए कि वो एक इवेंट है। उस इवेंट में स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें कोक एंड पेप्सी के जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो पे ऑफ्स हैं वो क्या हों। सो कोक का बजट अगर लो हो और कंपेयर करें पेप्सी का बजट का वो भी लो हो, 60 और 45 मिलियन जो है वो दोनों फर्म्स को साइमल्टेनियसली मिल जाता है। लेकिन पेप्सी का बजट मीडियम हो और कोक का लो हो
तो उसका रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन कर जाता है, 57.5 पे आ जाता है, जबकि पेप्सी का इंक्रीज होकर 50 पे चला जाता है। साइमल्टेनियसली पेप्सी का जब बजट हाई होता है तो उसका रेवेन्यू जो है, जो पे ऑफ है बेनिफिट, वो डिक्लाइन पे आ जाता है। सो एक सर्टेन स्टेज तक से है वो उसका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद वो डिक्लाइन पे आ जाता है। सो कोक का बजट मीडियम हो तो उसका रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन पे है, हाई पे आ जाए तो और डिक्लाइन पे। ठीक, लेकिन अगर आप पेप्सी के बजट के कंपैरिजन में देखते हैं, सो इस कैटेगरी में आपका जो पेप्सी का बजट लो रहता है और कोक का बजट बढ़ता जाता है, तो जो उसका अल्टीमेट बेनिफिट है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन पेप्सी का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है कोक के ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से। ठीक, तो ये डिफरेंट सिनारियो आपके पास ABCDEFGHI जो है क्रिएट हुए हैं। तो आपके जो, अगर आप हाईएस्ट रेवेन्यू पॉइंट्स को के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो 60, 65 और आपके पास 50 के सिनारियोज हैं। उसके बाद तो वो डिक्लाइन कर। तो अगर आप पेप्सी के देखें तो हाईएस्ट पॉइंट्स में आपको जो है वो बी नज़र आता है, पॉइंट बी, जिसमें 50 मिलियन जो है वो आपको मैक्सिमम पेप्सी का बेनिफिट नज़र आता है। उसके बाद लोअर साइड पे हैं, यानी उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो बेसिकली 45 मिलियन, देन 40 है। सो अगर हम कंबाइंड कोलैटरल बेनिफिट की बात करें तो ये हो सकता है कि आप पॉइंट आई पे जो है वो एग्री करें, हाई हाई दोनों अच्छी खासी स्पेंडिंग करें और जो है वो 50-40 का बेनिफिट ले लें। जबकि पेप्सी जो है, अगर थोड़ा सा नेगोशिएट कर ले उसके साथ, तो इस पॉइंट पे अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकती है, सॉरी कोक मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकती है, और जिसकी वजह से जो पेप्सी है उसको गिव अप करना पड़ेगा, अपनी सेकंड बेस्ट पोजीशन को थर्ड थर्ड या फोर्थ बेस्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा। सो नैश इक्विलिब्रियम आपका जो है वो पॉइंट आई पे एग्जिस्ट करता है। So when a unique Nash equilibrium set of decisions exists करते हैं, the rivals can be expected to make the decisions leading to Nash equilibrium. With multiple Nash equilibria, no way to predict the accurate. So अगर आप multiple Nash equilibrium पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो प्रिडिक्ट करना आपके कंपेटिटर के लिए मुश्किल हो जाएगा। So all dominant strategy equilibria are also Nash equilibria. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डोमिनेंट स्ट्रेटजी के इक्विलिब्रियम्स हैं वो बेसिकली Nash equilibria ही हैं। तो Nash equilibria कैन अकर विदाउट डोमिनेंट और डोमिनेट स्ट्रेटजीज। लाजमी नहीं कि वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी वाले Nash में हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डोमिनेंट या डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज के बगैर भी Nash equilibria में हो सकती है। सो फिर एक और कॉन्सेप्ट है बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व्स का, इन विच यू एनालाइज एंड एक्सप्लेन साइमल्टेनियस डिसीजंस व्हेन चॉइसेस आर कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस चॉइसेस हैं, डिस्क्रीट नहीं है, ठीक, यूनिक नहीं है। तो इंडिकेट द बेस्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द डिसीजन द फर्म्स एक्सपेक्ट्स इट्स राइवल विल मेक। सो वो जो आपकी बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व है वो आपको बताती है कि बेस्ट डिसीजन जो है वो आपका क्या होगा, बेस्ड ऑन के आपका जो राइवल है वो कौन सा डिसीजन बनाने जा रहा है। तो ये नॉर्मली आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन ही होता है। Nash equilibrium occurs where firms best response curves intersect. तो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व जो है वो जहाँ जहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो समझें वहाँ पे आपका Nash equilibrium एग्जिस्ट करता है। तो ये आपकी डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व्स हैं।
सो ये एरो एयरलाइंस के लिए बेसिकली हमने बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व से वो ड्रा करने की कोशिश की है। इसकी जो पी बी है वो $100 है। सो एल एम सी जो है एल ए सी के बराबर है उसकी। सो इस केस में 600 क्वांटिटीज़ पे 184 की जो प्राइस है वो से बेनिफिट दे रही है। अगर आप जो बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व्स में आपके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो क्या होगा? वो 208 पे और 200 पे भी हो सकता है। पॉइंट आर और एस आर, और इस पे आपका जो बी आर है, जो रिस्पॉन्स ऑफ ए है बेसिकली, वो एग्जिस्ट करता है पॉइंट आर और एस पे। तो आपका जो पॉइंट आर को अगर आप देखें, यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है ये नैश इक्विलिब्रियम को हाईलाइट कर रहा है, या यहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम है। अब बी आर बी को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका पॉइंट एंड पे दूसरा नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये सेम बी आर ए पे जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका पॉइंट सी भी है जो उनसे बियॉन्ड चला गया है। यहाँ भी आपका जो यहाँ पे आपका जो नैश इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। Sequential decisions की अगर हम बात करें तो one firm makes its decisions first, then a rival firm, knowing the actions of the first firm, makes its decision. ठीक, so simultaneous decisions नहीं करता, इंतज़ार कर रहा है कि जो मेरा कंपेटिटर है वो कोई फैसले में पहुंचे, वो उसे इम्प्लीमेंट करे तो फिर मैं उससे रिएक्ट करूँ। तो ये एक तरह की रिएक्टिव अप्रोच है कि वो डिसीजन करेगा तो मैं डिसीजन करूँगा। तो इस वजह से इसको सिक्वेंशियल कह रहे हैं। The best decision a manager makes today depends on how rivals respond to them. और फिर आप जब उसको उस पर जो डिसीजन करते हैं, फिर आप ये भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा वो इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यानी एक का डिसीजन दूसरे के लिए ट्रिगर का काम कर रहा हो, तो वो ट्रिगर जो ही इनिशिएट होगा ऑब्वियसली उसको फिर एक और डिसीजन करना, एंड रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव करता रहेगा। इसके लिए जो है वो गेम ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बायनॉमियल ट्री के एस्पेक्ट में भी जो है वो जानते हैं। गेम ट्री क्या है? इट शोज फर्म्स डिसीजंस एज नोड्स विद ब्रांचेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नोड्स, और उस पे से जो है वो आपकी नोड्स से ब्रांचेस जो है वो एक्सटेंड होती है। वन ब्रांच फॉर ईच एक्शन कैन बी टेकन एट द नोड। तो एक नोड से आप जो है वो एक ब्रांच हर एक्शन का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ डिसीजन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से लेफ्ट से राइट आप मूव करते हैं अंटिल फाइनल पे ऑफ्स आर रीच्ड, जब तक कि आपको बेनिफिट नहीं अचीव हो जाए। इसमें रोल बैक मेथड का भी एलिमेंट है, बैकवर्ड इंडक्शन की, यानी आप एक डिसीजन आपने किया है फर्स्ट टाइम, ये आपका नोड है, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, यहाँ भी जा सकते थे, फिर आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ जाने से पहले आप कहते हैं कि मैं इसको रोल बैक कर लेता हूँ, तो ये ब्रांच आपकी टोटली एलिमिनेट होगी, सीधे बैकवर्ड इंडक्शन। इट इज़ मेथड ऑफ फाइंडिंग Nash solution by looking ahead to future decisions to reason back to the current best decision, और उसकी वजह से आपको आज के बेहतर डिसीजन पे पहुंचने में बहुत मदद मिली। ये आपकी ऑप्शन आ गए। कासल में अगर हम देखें, हम हाई रखते हैं, ठीक है, 10, या लो रखते हैं 6। अब पैलेस में हमारे पास दो ऑप्शन नोड आ गए। पैलेस में हाई रखते हैं तो हमें ये रेवेन्यू मिल रहा है, अगर हम पैलेस में लो रखते हैं तो हमें ये रेवेन्यू मिलता है। तो अगर हम पैलेस से फिर हाई रखते हैं, यानी लो, कासल लो तो कंफर्म है, तो पैलेस की हाई रखते हैं तो हमारे पास 1200 और 300 का सोल्यूशन आता है।
और अगर पैलेस का लो रखते हैं तो हमारे पास 400 का सोल्यूशन। अब इसमें से आप ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे वापस आके वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर आपने ये सोल्यूशन लिया है, तो कासल में हाई रखें तो पैलेस में लो रखें, और ये आपको सिनारियो पहले से क्रिएटेड है, ये पता है, तो आप ये कर सकते हैं कि कासल पैलेस में जो है वो ऑप्टिमल, आपको पता है कि मैं कितना एक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे रखना ये पड़ेगा कि कासल में हाई प्राइस हो, तो उसमें मुझे बेनिफिट यानी पैलेस में हाईएस्ट वैल्यू आ सके। सब आप बड़े आराम से इस डिसीजन को इस स्टेज पे बना सकते हैं कि अच्छा मुझे कासल की प्राइस हाई रखनी है, आगे चल के मैं पैलेस की प्राइस लो रखूँगा। सो वो आपका डिसीजन आज की डेट में हुआ पड़ा। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट है फर्स्ट मूवर और सेकंड मूवर एडवांटेज का। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? इफ लेटिंग राइवल्स नो व्हाट यू आर डूइंग बाय गोइंग फर्स्ट इन अ सीक्वेंशियल डिसीजन इंक्रीजेस योर पे ऑफ। तो सीक्वेंशियल डिसीजन में अगर आप फर्स्ट मूवर हैं तो आपका पे ऑफ जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड मूवर एडवांटेज क्या है? इफ रिएक्टिंग टू अ डिसीजन ऑलरेडी मेड बाय राइवल इंक्रीजेस योर प्रॉफिट। अगर उसकी वजह से आपका रिएक्शन की वजह से अगर आपके पे ऑफ्स बढ़ जाते हैं तो ये आपका सेकंड मूवर एडवांटेज का है। Determine whether the order of decision making confer on can be conferred as an advantage। यानी आपको ये सिर्फ डिटरमिन करना है कि आपको फर्स्ट पे रह के ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या रिएक्ट करके यानी सेकंड मूवर एडवांटेज यूटिलाइज करके ज़्यादा बेनिफिट। चॉइसेस फेयरली योर्स। सो उसके लिए बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप रोल बैक मेथड अप्लाई करें जो गेम ट्रीज थे फॉर ईच पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस। तो आपको आउटपुट जो है वो टेंटेटिव आउटपुट पता होती, तो उसकी बेस पे जो है वो आज की डेट में आप डिसीजन बड़ा अच्छा कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी चॉइस के हवाले से फर्स्ट मूवर एडवांटेज को देखें तो मोटरोला और सोनी की टेक्नोलॉजीज़ हैं एनालॉग और डिजिटल का कंपटीशन। सो साइमल्टेनियस टेक्नोलॉजी डिसीजन से जो आपको बेनिफिट हो रहे हैं वो आपको बता दिए हैं कि उसको 10 मिलियन हो रहा है, उसको 13.75 मोटरोला को। अगर सोनी एनालॉग रहता है और डिजिटल हो जाता है मोटरोला, तो ये रेवेन्यूज 8 और 9 पे चले जाते हैं। डिजिटल हो जाए सोनी और मोटरोला एनालॉग रहे तो 9.5 और 11 तक आ जाते हैं। और अगर आप ऑप्टिमल डिसीजन की बात करें, दोनों डिजिटल हो जाते हैं, तो दोनों के रेवेन्यूज में अच्छा खासा इजाफा होता है और वो आपका एक साइमल्टेनियस डिसीजंस की वजह से आउटपुट आपको बेहतर मिलती है। तो अगर हम ऑप्टिमल डिसीजन की बात करें मोटरोला की ऑप्टिमल रेवेन्यूज की, तो वो 0.8 पे उसे मिली जब एनालॉग। और उसके बाद आप देखते हैं तो आपका जो सोनी है और मोटरोला है, सोनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू मोटरोला। मोटरोला का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है एनालॉग, बट देन स्टिल जो है वो एक बेस्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो ये आपके दो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें आप ये देखेंगे आपका सोनी को और मोटरोला को ना रिस्पॉन्ड करके भी बेनिफिट हो रहा है, और रिस्पॉन्ड करने से साइमल्टेनियस रिस्पॉन्ड करने से दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। तो उसमें साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स में सोनी ज़्यादा गेन कर रहा है एज कम्पेयर टू मोटरोला। तो उसी को अगर आप डिसीजन ट्रीज में लेके आए
तो मोटरोला के एस्पेक्ट में मोटरोला ने डिसाइड करना है कि अगर वो डिजिटल हो जाते हैं या वो एनालॉग ही रहते हैं तो क्या सिचुएशन है। और वो एनालॉग होता है और सोनी भी एनालॉग होता है, तो ये कॉम्बिनेशन था। मोटरोला एनालॉग होता है और डिजिटल हो जाता है सोनी, तो ये आपके रेवेन्यूज़ के कॉम्बिनेशन थे। मोटरोला डिजिटल होता है और सोनी एनालॉग होता है, तो ये 8-9 था। और मोटरोला डिजिटल होता है और वो भी डिजिटल हो जाता है, तो आपके पास ये आपके पास 11.875 और 11.25 रेवेन्यूज आपके पास थे। अब अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर मोटरोला को चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ जा रहा हो। ठीक, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में अगर सोनी रिएक्ट नहीं करता, मोटरोला के रेवेन्यूज तो फिर भी इंक्रीज कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर सोनी रिस्पॉन्ड कर देता डिजिटल, तो ये रेवेन्यूज जो है वो सिनारियो ये बन जाएगा। सो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज में मोटरोला को फिर भी बेनिफिट है, क्योंकि उसके रेवेन्यूज किसी तरह तीनों सिनारियोज में बढ़ रहे हैं। सो अब अगर मोट सॉरी इस सिनारियो में बढ़ रहा है, इस सिनारियो में आपको इंक्रीज मिलते तो हैं, लेकिन मोटरोला के एनालॉग रहने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ना होने की बात है। सो अब वो अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेता तो वो मैक्सिमम बेनिफिट ये भी ले सकता है। ठीक, तो ये सेकंड मूवर एडवांटेज की वजह से 13.75 पे पड़ा। सो ये आपके जो है वो एक कॉम्बो डिसीजन जो है वो डिसीजन ट्री के थ्रू हो सकती है। सो ये आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि आपके रेवेन्यूज जो है इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। तो मोटरोला जो है वो चूज़ करेगा कि नहीं भाई मैं सेकंड मूवर एडवांटेज लेता हूँ, मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं लेता। Okay, ji, that's it for today. If you have any queries,